हे गाइस, आप सभी का स्वागत है इस बढ़िया से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम क्लास 10 का सबसे साइंस का हाई वेटेज चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम अथवा लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम में हम सर्वप्रथम देखेंगे जैव प्रक्रम की परिभाषा कि जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है। तो देखिए, जैव प्रक्रम तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। फिर जैव प्रक्रम में कौन कौन शामिल होता है, तो पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। क्योंकि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो पोषण जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है, श्वसन भी, वहन भी और उत्सर्जन भी इसके लिए आवश्यक है। इसलिए फिर आगे देखते पोषण। पोषण की परिभाषा देख लीजिए। भोजन ग्रहण करने पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। फिर पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। तो पहले तो पोषण को स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, ये जो है 2 नंबर में सवाल आ सकता है कि स्व स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर बताइए। तो देखो, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी पोषण जैसे पेड़ पौधों में, तो पेड़ पौधों में कौन सा पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है। वैसे ही विषम पोषी पोषण जैसे मनुष्य में, हाँ उदाहरण ये रहे। फिर देखो, स्वपोषी पोषण स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब देखो, ये समीकरण है प्रकाश संश्लेषण की। 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O बनता है। तो ये यहाँ पर C6H12O6 क्या है, यहाँ पर है ग्लूकोज अर्थात भोजन। फिर आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्रियाँ है, ये भी 1 नंबर का आया हुआ है 2023-24 में। तो ये देख लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, वायुमंडल से प्राप्त करता है, और जल कहाँ से, स्थलीय मिट्टी से प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। तो कौन कौन सी घटनाएं होती है देख लीजिए। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। फिर रंध्र और रंध्र के कार्य देखेंगे। तो रंध्र किसे कहते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। फिर रंध्र के प्रमुख कार्य, तो देखो पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना। फिर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल का रंध्र द्वारा निकलना। ये देखो रंध्र का चित्र। फिर देखो विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण में प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, ये आप सिर्फ इसके उदाहरण देख सकते हैं। फिर अमीबा में पोषण। अमीबा में जो पोषण की विधि होती है अमीबा में, वो उस पोषण की विधि का क्या नाम है, एंडीसाइटोसिस नाम है। क्या है, एंडीसाइटोसिस। फिर ये देखिए, ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, ये पादाप कूटपाद से ये खाद्य रिक्तिका में जाते हैं। इस तरह से ये भोजन 4 प्रक्रमों से होता है। फिर पैरामीशियम में भी इस प्रकार से ये पोषण। फिर मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण,
प्रक्रमों द्वारा होता है। देखो मुंह का क्या कार्य है, तो भोजन का अंतःग्रहण करना, दांत का भोजन को चबाना, जीवा का भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, और लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार एमाइलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा है। फिर देखो भोजन ग्रसिका, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमागत गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलीकरण। ये देखो मानव पाचन तंत्र, तो मानव पाचन तंत्र का चित्र याद कर ले। यहाँ पर मुंह, ग्रसिका, जीवा, आमाशय, शुद्रांत्र, प्रदांत्र, परिशेषिका, अग्नाशय, गुदाद्वार, पित्ताशय और यकृत, पीत नली। ये फिर देखो आमाशय में क्या, जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियों से कौन कौन से 3 हार्मोन्स अम्ल जो होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, ये सभी ग्रंथियाँ अलग अलग ग्रंथियों के अलग अलग कार्य है। पेप्सिन का क्या कार्य है, तो पाचक एंजाइम का प्रोटीन का पाचन करना। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। और श्लेष्मा का, तो आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करना, यानी HCl से जो है वो कौन रक्षा करता है, श्लेष्मा का आवरण। फिर शुद्धांत्र में देखें, आतरस, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल के रूप में। फिर देखो यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है, यकृत, पीतरस और पीत लवण। आगे देखो ये जो है यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। देखो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, एम्लिज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब सभी तीनों ही जो हार्मोन का है क्या कार्य है, तो देखो प्रोटीन को कौन पाचन करेगा, ट्रिप्सिन या पेप्टोन्स जो कि क्रिया, वसा तो लाइपेज एंजाइम, फिर स्टार्च तो एमाइलेज। ये तीनों ही याद कर ले। फिर अवशोषण का दीर्घरोम द्वारा होता है। फिर बृहदांत्र श्वसन, देखो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसे विभिन्न जैव प्रक्रमों ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। फिर श्वसन पर ये देखो श्वसन C6H12O6 कार्बन के 6 अणु जो कि तीन कार्बन अणुओं में टूट जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पाइरूवेट, जो कि कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में। फिर पाइरूवेट से 3 प्रक्रमों में ये टूट जाता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीश्वसन, और ऑक्सीजन का अभाव और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जो ये है ऑक्सीश्वसन, और ये जो दोनों है ये है अनऑक्सीश्वसन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये देखो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यीस्ट का गिनन, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है, और इसमें CO2 जल और ऊर्जा बनती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये पेशियों में होता है, और ये यीस्ट जैसे में होता है। फिर श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊर्जा होती है। एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, मानव जैसे इसमें यीस्ट। फिर आगे मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र पहले नासाद्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, श्वसनिकाएँ, फुफ्फुस, कुपिका कोश और रुधिर वाहिकाएँ। ये मानव श्वसन तंत्र का चित्र है। फिर देखो मानव श्वसन प्रक्रिया, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। फिर अंतःश्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना, उच्छ्वसन फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। फिर ये मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। तो देखो हृदय, रक्त नलिका और वहन माध्यम। फिर रक्त ठोस अवयव, द्रव्य अवयव, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसे प्लाज्मा कहते हैं। फिर लाल रक्त कणिकाएं,
इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। फिर यहाँ से एक और जो अंतर वाले सवाल है वो आएंगे। रक्त वाहिकाएं, धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, लेकिन अपवाद इसका याद रखना है, फुफ्फुस धमनी जो कि शिरा की तरह कार्य करती है लेकिन है धमनी। फिर देखो, शिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है, फुफ्फुस शिराएं, इसका भी अपवाद है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, जबकि शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वॉल्व नहीं होते, इसमें वॉल्व होते हैं। फिर ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। यह सतही होती है यानी कि ऊपर की ओर होती है, यानी जो आपके सुई दी जाती है वो इन शिराओं से दी जाती है। फिर आगे, मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र, ये देखो, ये मानव हृदय तंत्र है। फिर पादपों में परिवहन, तो पादपों में परिवहन दो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का वहन, फ्लोएम फल का यानी भोजन, जो भी अमीनो अम्ल है वो सब। फिर जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को अन्य भागों तक वहन करता है, ये मैंने बता दिया। फिर जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक, ये पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होता है। फिर भोजन तथा पदार्थों का स्थानांतरण, तो ये बता दिया जाइलम फ्लोएम के बारे में। फिर मानव उत्सर्जन तंत्र, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ का निष्कासन हो, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिका जीव एवं इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विस्तृत कर देता है। इसमें क्या होता है, एक जोड़ा वर्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्र से एक मूत्रमार्ग, यानी किडनी, यूरेटर, ब्लेडर और यूरेट्रा। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। वृक्कों में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। फिर मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों का छानकर बाहर निकालना। फिर वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया, तो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन यानी वृक्काणु कहलाती है। फिर वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है, क्या क्या है, केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुल्स, बोमन संपुट, नलिकार भाग और संग्राहक वाहिनी। ये देखो वृक्काणु यानी नेफ्रॉन का चित्र। यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये है बोमन संपुट। फिर ये हैंडले का लूप होता है, यहाँ पर हैंडले का लूप। यहाँ पर ये संग्राहक वाहिनी है, ये वाली, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर केशिका गुच्छ निषेधन में ये जानकर वोमन संपुट में आ जाता है। फिर पुनः अवशोषण, और ये देख लेना पुनः अवशोषण कहाँ पर होता है ये। फिर कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी, तो कृत्रिम वृक्क अपवन प्रक्रिया द्वारा होता है। यह एक ऐसी युक्ति है द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजनी युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर वृक्क में आरंभिक निषेधन होता है मूत्र का, यानी 1.2 लीटर लगभग। फिर पादप में उत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। फिर रेजिन गोंद के रूप में ये जाइलम में संचित रहता है, इस प्रकार से। तो ये हमारा पूरा जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।